Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about five major articles. पहले आर्टिकल में हम ध्रुवा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इंडियन पोस्ट ऑफिस का आने वाले समय में एक मेजर इनिशिएटिव है। देन हम न्यूरो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आनंद मठ के बारे में डिस्कस करेंगे। देन दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में एक आर्टिकल है एंड लास्ट में कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर इशू के बारे में एक आर्टिकल। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं। देखो, ये ध्रुवा फ्रेमवर्क क्या है? एक्चुअल में कई बार हमें सर्विसेज डिलीवर करने में बहुत सारी परेशानी आती है किसी के भी फिजिकल एड्रेस को ढूंढने में। तो यहां पे हम लेके आ रहे हैं डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। अब ये स्ट्रीमलाइन करेगा किसी के भी फिजिकल एड्रेस को वेरीफाई करने के, जिससे आप ये कह सकते हो गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट आएगी, सर्विस डिलीवरी बेटर होगी, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव होगी एंड डिजिटल एक्सेस जो सर्विसेज का आपके डोर स्टेप पे वो भी बूस्ट होगा। तो यहां पे इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट आ रही है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के लिए। अब यहां पे इसके कई फीचर्स है। सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं। जैसे इसमें कंसेंट बेस्ड एड्रेस शेयरिंग के ऊपर फोकस किया गया है, जहां पे आप को टोकनाइज कर सकते हो इसको एंड जैसे यूपीआई को टोकनाइज किया जाता है सेम आप वैसे इसमें कर सकते हो। अब इसमें किसके साथ शेयर करना है, कब करना है, कितने टाइम के लिए करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। इसे शेयर किया जा सकता है ई कॉमर्स, गिग इकोनॉमी वर्कर्स के साथ जैसे उबर, जोमैटो, डिलीवरी सर्विसेज के साथ एंड इवन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ताकि एक प्रिसाइज लोकेशन को आप ऑब्टेन कर सके। इससे क्या होगा, टेलीमेडिसिन जो आपकी डिलीवरी है सर्विसेज की या मोबिलिटी की, आप उसको और बेटर कर पाएंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, जिससे फेलियर के चांसेस, आपके डिलीवरी वापस रिटर्न होने के चांसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे। एंड रूरल एरिया के लिए डिजिपिन लेके आ रहे हैं। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहेगा जो कि एक प्रॉपर लोकेशन को टैग कर सकता है। अब कहते हैं ग्लोबल प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि आपके जनरली हम एक मैप स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल को टैग नहीं करते हैं। तो कहते हैं जिसकी वजह से आपको पर्सनल कंसेंट नहीं चाहिए होता। बट यहां पे हम पर्सन को टैग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट मैपिंग की जा रही है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और पर्सन की भी। अब पर्सन की अगर आप मैपिंग करेंगे, अर्बन एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, बट रूरल एरिया में करनी पड़ेगी पर्सन की टैगिंग, तो उसके लिए आपको कंसेंट चाहिएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अर्बन एरियाज में जहां पर आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट अच्छा नहीं है, तो कहते हैं कि भाई उसमें भी इसके एक्सेस के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कहते हैं कि भाई ये ऐसा आपका एक पिन जनरेट हो जाएगा, आप उस पिन को शेयर कर दोगे तो आपका काम काफी इजी हो जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, तो लोगों का पर्सनल एड्रेस जो है, जो यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा लार्ज स्केल पे, इसके डाटा का लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक फ्रेमवर्क लेके आओ जिसमें क्या अथॉरिटी रहेगी इसमें जो इस पूरे डाटा को हैंडल करेगी, उसको क्लियर करो। फिर एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट को मेंटेन करो ताकि गवर्नमेंट इस डाटा का मिसयूज ना करे। इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर की भी मैपिंग करो और कहीं ना कहीं वर्चुअल एड्रेस की भी आप मैपिंग करो ताकि सर्विस डिलीवरी बेटर कर सको एंड कंसेंट की रिक्वायरमेंट कम से कम रहे। जहां डीपीडीपी एक्ट के साथ भी इसे कहीं ना कहीं आप अलाइन करें एंड मोर ओवर पब्लिक कंसल्टेशन बहुत जरूरी है इस चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो दैट वाज योर फर्स्ट आर्टिकल। अब न्यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, उसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हुई एंड नाउ ही कैन नॉट मूव, कहीं ना कहीं पैरालाइज हो गया। अब ऐसे केसेस में एक चिप अगर ब्रेन के अंदर लगाई जाए और उस चिप के थ्रू वो पर्सन इजीली मूव कर सके, तो ऐसी ही चीजों को न्यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में हम रखते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों के रिहैबिलिटेशन, न्यूरोप्रोस्थेटिक और मेंटल हेल्थ के लिए इसका काफी अच्छा यूज किया जा सकता है और जिसका बर्डन इंडिया में काफी हाई है। ऐसा ही एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यहां पे बिल्ड किया था न्यूरोलिंक ने, क्योंकि इलॉन मस्क की कंपनी भी है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया इसके बारे में सोच रहा है, इंडिया भी सोच रहा है, जहां पे आईआईटी कानपुर, आईसेक बेंगलुरु जैसे कई आपके प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ कंट्रीज लाइक यूएस ब्रेन इनिशिएटिव के साथ ऑलरेडी इसके ऊपर वर्क कर रहा है। चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट में भी कहीं ना कहीं एआई इंस्पायर्ड बाय ब्रेन के ऊपर फोकस कर रहा है एंड यूरोप और चाइल्ड में भी सेम लेवल पे आपको लेजिस्लेशन की लाइक फ्रेमिंग देखने को मिल रही है। अब कहा जाता है कि भाई देखो, जो ब्रेन स्टॉक्स हैं ज्यादातर ये कंट्रीब्यूट करते हैं पैरालिसिस या स्पाइनल इंजरी, पार्किंसन, डिप्रेशन, ऐसी कई चीजों में। अब
ऐसे चीजों के अंदर इस टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन काफी हेल्पफुल है, जहां पे मोबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड आप मेंटल ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इन द एआई, बायोटेक एंड इंजीनियरिंग, तो इससे कहीं ना कहीं आप सिनर्जी बिल्ड कर सकते हो न्यूरो टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि इन तीनों का ही मिश्रण है ये। एंड लास्टली यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई देखो, इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, जिससे डाटा का मिसयूज, प्रिवेसी के अंदर इंट्रूजन एंड मैनिपुलेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक एथिकल कंसर्न ये भी है कि यहाँ पर ऑटोनॉमी और कंसेंट के बीच में फर्क खत्म हो जाएगा। इसका मिलिट्री पर्पसेस के लिए गलत यूज किया जा सकता है एंड ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली सेंसिटिव डाटा होता है ब्रेन का, उसका मिसयूज भी कर सकता है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिल्ड करें, आप आईआईटीज और बाकी रिसर्च सेंटर्स के साथ अच्छी फंडिंग करके उनके साथ ऑपरेट करें। मोर ओवर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आपको बूस्ट करना चाहिए एंड प्रॉपर एक सेफगार्ड प्रिवेसी, आइडेंटिटी एंड मेंटल इंटीग्रिटी का आप सेफगार्ड प्रोवाइड कीजिए एंड मोर ओवर लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट करें, ताकि इसके लिए हम आगे फ्यूचर में वर्क कर सकें। एंड इसके साथ साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, आनंद मठ के बारे में। 1882 की बात है, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पहली बार एक किताब लिखी, दैट इज आनंद मठ। मतलब ये पहली ऐसी किताब थी जिसमें भारत को एक करने के बारे में सोचा गया था। इसमें एक मेटाफर यूज किया गया था, दैट वाज मदर। कहीं ना कहीं इसमें आपको नेशन को एक इमोशन के साथ आपने कनेक्ट करने की कोशिश की, एक सेक्रेट इंटिटी बनाने की कोशिश की, जिससे लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना हम जगा सके, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की हम भावना जगा सके एंड सेक्रीफाइस की भावना जगा सके, जिससे आर्म रिबेलियन करके हम देश को आजाद करवा। अब इसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई थी आपकी सन्यासी रिबेलियन भी, जो कि लेट 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिली थी। अब देखो, इसी की वजह से आगे चलकर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, जहां पर आपको 1905 के आसपास बंगाल पार्टीशन में वंदे मातरम जैसे स्लोगन सुनने को मिले एंड जहां से आप ये कह सकते हो कि लाइक स्वदेशी मूवमेंट जैसी कई मूवमेंट्स आपकी निकली। तो आनंद मठ के अंदर ही कहीं ना कहीं आपकी जो हाइम्स थी वंदे मातरम की, वो निकल के आती हैं एंड कहीं ना कहीं इसका बंगाल के रेनेसांस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं जो कि स्पिरिचुअली काफी कनेक्टेड हो, डिसिप्लिन हो एंड कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव डिवोशन के ऊपर वर्क करती हो। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, एक हिंदू इमेजिनरी थी, तो कहीं ना कहीं हमारी ये एक डाइवर्स सोसाइटी के हिसाब से इसको बिल्ड नहीं किया गया, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कई बार लोग इस चीज को इस वजह से अपोज भी करते हैं। अब बात करते हैं बीजिंग मॉडल फॉर दिल्ली। देखो, दिल्ली में एयर पोल्यूशन कोई नई बात नहीं है। पिछले 10-15 सालों में ये एयर पोल्यूशन वर्स्ट से एक नाइटमेयर के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या हो रहा है कि दिल्ली में व्हीकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन डस्ट, स्टबल बर्निंग, सॉलिड वेस्ट बर्निंग, ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, दिल्ली में एनसीएपी, ऑड इवन स्कीम, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन, बहुत सारे हमने प्रोविजन लेके आए, बट कोई भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं देखने को मिला। तो कहते हैं बीजिंग का एक मॉडल है, आप उसके ऊपर फोकस करो, जहां पर 10 साल बीजिंग ने कॉम्प्रिहेंसिव एयर क्लीन एयर एक्शन प्लान को बिल्ड किया। अब इसमें एक सिंगल यूनिफाइड अप्रोच रखी, जहां पर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज, प्रोविंसेस एंड म्युनिसिपैलिटीज को इन्होंने इंश्योर किया। पहली बात तो सिटी से बाहर उन इंडस्ट्रीज को लेके जाया गया जो ज्यादातर आपके एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। देन लो एमिशन टेक्नोलॉजी को पावर प्लांट्स को और फैक्ट्रीज को प्रोवाइड किया गया। देन कोल बेस्ड जो डोमेस्टिक हीटिंग थी उसको गैस और इलेक्ट्रिक से रिप्लेस किया गया एंड कोल फायर्ड जो बॉयलर थे उनको बंद कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस किया गया एंड कार की ओनरशिप, लाइसेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और ड्राइविंग के ऊपर कुछ लिमिट्स इंपोज की गई, जिससे ओवरऑल बीजिंग और आसपास के इलाकों में आपको एयर पोल्यूशन कम होता हुआ दिखा। देन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट को भी प्रॉपर मॉनिटर किया गया एंड बीजिंग और सराउंडिंग एरियाज जो है वहां पर आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो गई। अब कहते हैं कि भाई इंडिया के पास पॉलिसी तो अच्छी है बट उसको इन्फोर्स नहीं किया जाता ठीक से। एंड बीजिंग क्यों सक्सीड हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल विल थी।
और मॉनिटरिंग, बजट और अकाउंटेबिलिटी को उन्होंने इंश्योर किया। बट इंडिया में ये इंटेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब इंडिया में क्या होता है कि पंजाब और आसपास के इलाकों से आपका पोल्यूशन ट्रेवल करता है दिल्ली की तरफ, तो ये एक रीजनल प्रॉब्लम है एंड उनकी प्रोविंशियल अप्रोच थी। बट इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। यहाँ पे हमें फार्मर्स को कंपनसेट करने की जरूरत है। उन इंडस्ट्रीज को जो लार्ज स्केल पोल्यूशन करती हैं उन्हें रीलोकेट करने की जरूरत है। एंड यहाँ पे हमें रेप्लिकेट करना होगा बजटरी प्रायोरिटी को, जैसे बीजिंग ने किया था। तो इसमें आप ये मान के चलें कि अगर स्टेट ज्यादा अच्छे से लाइक बीजिंग के मॉडल को रेप्लिकेट करती है एंड कहीं ना कहीं लाइक फेडरल गवर्नमेंट्स को साथ लेके चलती, तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और अभी जो सीजनल और रिएक्टिव पॉलिसी चल रही है, तो उससे हमें निजात मिलेगा। तो कहते हैं कि आप एक क्लीन एयर अथॉरिटी दिल्ली एनसीआर एरिया के लिए बनाइए, इंडस्ट्रीज को रीलोकेट कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस कीजिए ताकि प्राइवेट व्हीकल्स कम से कम यूज हो, फाइनेंशियल इंसेंटिव दीजिए क्लीन फ्यूल्स के लिए, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और डाटा ट्रांसपेरेंसी को आप इंश्योर कीजिए एंड क्रॉप रेजिड्यू में कहीं ना कहीं लाइक एक मैनेजमेंट के लिए आप कोई चीज डेवलप करें। अब बात करते हैं कंबोडिया एंड थाईलैंड के बारे में। देखो, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में ये कुछ बॉर्डर एरिया है। खासकर इसकी बात करें तो प्रहवीर जो बॉर्डर एरिया है, ये नॉर्थ ईस्टर्न कंबोडिया में पड़ता है। अभी यहां पे कुछ अटैक कैरी आउट किया इसने, थाईलैंड ने। तो कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर एरिया में ये एक हिली पार्ट है और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडवांटेज देता है सामने वाले एरिया में। तो डैंग ग्रेक जो रेंज है उसके आसपास के एरिया में ये आपका पड़ जाता है। पहले ये फ्रांस की एक कॉलोनी हुआ करता था 1907 तक, और अब ये एक डिस्प्यूटेड पार्ट है किसके बीच में, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। वैसे ये एक शिवाइट टेम्पल है, शिव का टेम्पल है, लॉर्ड शिव का, जिसे खैमिर एम्पायर के दौरान 11th और 12th सेंचुरीज में बिल्ड किया गया था। वैसे 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपका एक रूलिंग आया था जहां पर ये टेम्पल कहा गया था कि कंबोडिया को बिलोंग करता है एंड 2013 में इसको वापस से रीअफर्म किया था सॉवरेनिटी को आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। तो इस एरिया को अभी भी डिस्प्यूटेड मानता है थाईलैंड एंड कहीं ना कहीं इस एरिया में आपकी ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है एंड कई इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलती है, हॉर्नबिल्स की, केविट्स की, जिसकी वजह से ये एरिया काफी क्रूशियल हो जाता है बिकॉज यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लगेगा तो इनके हैबिटेट के ऊपर असर पड़ सकता है। दीज वर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी थी। आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। धन्यवाद।